हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे ह्यूमन का पूरा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है क्योंकि देखो, अगर ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो बन सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया आज की डेट में जो है वो इनवर्टिब्रेट वाला टॉपिक बताया था, वहां से ज़्यादा पूछ रहा है। लेकिन देखिए कि अब एग्जामिनर का मूड, वो चाहे तो कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमें तो कंप्लीट ही करना है। ह्यूमन बॉडी को भी हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको छोड़ दें। तो इसीलिए आप देखिए कि इसके अंदर से ना ये जो चैप्टर बन रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इससे क्वेश्चन भर भर के आ सकते हैं। अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो यहाँ पे बहुत वैरायटी है क्वेश्चंस की। तो वही सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। इससे पहले जो हमने लाइफ वाली वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर हमने पूरा का पूरा कंटेंट देखा था कि न्यूट्रिशन की कैसे कैसे प्रोसेस होती है। और वहीं से न्यूट्रिशन से ही निकल के आता है कि अब न्यूट्रिशन आएगा कहाँ से, फूड से आएगा। अब वहाँ से ही मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर पूरे के पूरे कहानी में कि भैया अल्टीमेटली होगा क्या। आइए एक एक करके हम पूरा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसी में बताता हूँ आपको। आप देखो, टोटल 5 स्टेजेस होती हैं जब भी आप खाना खाते हैं। तो खाना खाने की 5 स्टेज होती हैं। खाना खाना सिर्फ मुंह में डालने से कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली आगे क्या हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हम देखते हैं सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अपने मुंह में डालना, उसको इंटेक ऑफ फूड बोलते हैं। फिर दूसरा होगा डाइजेशन, यानी कि फूड का डाइजेस्ट होना, अंदर उसको छोटे छोटे भागों में बंटना शुरू हो जाएगा फूड। फिर उसके बाद होगी एब्जॉर्प्शन, उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी, विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जितने भी है ना। फिर एसिमिलेशन होगा, यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि अकेले न्यूट्रिशन का हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या काम न्यूट्रिशन का। लेकिन अगर उसी न्यूट्रिशन को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो हम दौड़ भी सकते हैं, हम यूं हाई कर सकते हैं, सैल्यूट मार सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे बनेगी, वही उसी न्यूट्रिशन से एनर्जी बनेगी। फिर एंड में आता है इजेशन, कि जो ये सब करने के बाद एक्स्ट्रा माल बच गया, जिसको आप, मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपकी पोटी होगी, है ना। तो वो इजेशन क्या हो गया कि वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपका पोटी की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये पूरे का पूरा क्या होता है, इसका फूड की एक जर्नी होती है। अभी इसको ये तो मैंने बता दिया एक लेमन लैंग्वेज में, कि एक नॉर्मल एक देसी आदमी को अगर बताना हो तो ऐसे बताया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको बायो पढ़नी है तो मैं बायो की टर्मिनोलॉजी में भी अभी आपको ये सारी की सारी कहानी समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखते हैं। आप देखिए कि ये पूरी की पूरी मैंने ह्यूमन बॉडी बना रखी है। यहां से हम समझते हैं सारी की सारी चीज़ों को। यहां पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू देने के बाद हम क्या करेंगे, डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैं इतनी बार इन चीज़ों को आज के पूरे सेशन में डिस्कस कर दूंगा कि आपके दिमाग में वैसे ही वो फीड होती जाएंगी। क्योंकि एक ही टॉपिक ना बार बार निकल के आएगा वो, और वो गोल गोल घूम के फिर से आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे ही है, तो हमने एनसीईआरटी के हिसाब से सारा बनाया है। तो वो गोल गोल जब बार बार घूम के आएंगी चीज़ें तो हमें वैसे ही याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं। एक मैं फूड की जर्नी आपको बताता हूँ। ये हमारा माउथ हो गया, है ना। ये फेस है, फेस के अंदर ये ओरल कैविटी हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा माउथ है। जब भी आप फूड खाएंगे तो यहीं से खाएंगे। खाना खाया आपने तो वो खाना जो है, अब देखो ये फूड पाइप है आपकी, ठीक है। फूड पाइप जो है इसी को क्या बोलते हैं, इसोफेगस भी बोल देते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं होता कि ये एक नॉर्मल यूं ही पाइप है कि यूं आपने ठूसा और यूं नीचे चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो अगर आप शीर्षासन करते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो फिर तो वो बाहर भी आ जाना चाहिए। लेकिन बाहर तो कुछ नहीं आता ना, नहीं आता ना। क्यों नहीं आता है, उसका भी यही कारण है। क्या है उसका कारण, है स्फिंक्टर मसल्स। यानी कि ये जो फूड पाइप है आपकी, ये कुछ ऐसे ऐसे बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि अगर फूड को नीचे ट्रेवल करना है तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे स्टेप्स में नीचे जाएगा। और यहाँ पे यूं यूं मूवमेंट होती रहती है, यूं 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 यूं। उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यूं यूं मूवमेंट होती रहती है और ये फूड नीचे आता जाता है। अगर ये ना हो तो फिर तो भैया सीधा ही यूं गिर जाएगा जाके फूड, और अगर हम उल्टा होंगे तो वो यूं बाहर भी आ जाएगा। लेकिन इनकी वजह से ऐसा नहीं होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो इधर को होती है, तो इधर को फूड नीचे आएगा। नीचे आएगा वो कहाँ पे, इस स्टमक के अंदर आ जाएगा। इसको आप बोलते हैं, यही है पापी पेट, जिसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ये पेट जो है आप देखिए, ये जे की फॉर्म में बना होता है, जे की फॉर्म में। तो इसको जय शफर्ड भी बोल देते हैं। अब आप देखिए कि इस पेट के ऊपर आने के बाद जैसे ही इस पेट में आएगा तो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन होंगे। पेट के अंदर HCl वगैरह है और बहुत सारे माल है, तो वो यहाँ पे फूड जो है घुलता रहेगा और छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये मैं एक अभी मोटे तौर पे बता रहा हूँ, अभी पूरा रिएक्शंस की फॉर्म में भी देखेंगे। फिर वो यहाँ से जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ डुओडेनम होता है,
ये पूरे पैसेज को बोलते हैं डुओडेनम। ये जो है पैसेज, ये किससे कनेक्ट कर रहा है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन से कर रहा है। ये हरे वाली है लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑरेंज वाली होती है स्मॉल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन वहां पे जाएगा तो साथ में एक लीवर है, और ये जो पीछे आपको येलो कलर का दिख रहा है पीछे, ये है पैंक्रियाज। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना अपना जूस यहाँ पे डालेंगे। तो ये मैं एक अभी लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये दोनों अपना जूस डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस पूरे की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये घूमता रहेगा फूड, है ना, और यहाँ पे अल्केलाइन हो जाएगा। यहाँ पे HCl है तो यहाँ पे एसिडिक रहेगा, यहाँ पे अल्केलाइन हो जाएगा, क्योंकि लीवर और जो पैंक्रियाज है वो अल्केलाइन जूसेस जो हैं वो डाल देते हैं इसके अंदर। ये भी हम डिटेल में देखेंगे, परेशान मत होना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा घूमता रहेगा, फिर घूमने के बाद वो इसके अंदर घुस जाएगा। इसके अंदर, किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घुसेगा तो यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारे का सारा न्यूट्रिशन वगैरह ले लिया जो लेना था। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में घुसा तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, ये इसको, इसके अंदर भी देखिए ये स्फिंक्टर मसल्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो यूं 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 करके, है ना। तो ये यहाँ से पहले फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ जाएगा, और यहाँ से अल्टीमेटली क्या, ये एनस है जहाँ से आपकी पोटी बाहर निकलती है, तो यहाँ से पूरा का पूरा माल फिर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी क्या करेगी, बाद में इसका पानी वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगी, और एंड में तभी हमारी जो वो पोटी है वो सॉलिड फॉर्म में आती है। कई बार आपको दस्त वगैरह लगे होते हैं तो पतली आती है, तब सीधा सीधा यहाँ से वो होने लग जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करती पानी। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब दस्त लगते हैं व्यक्ति को तो उसके अंदर पानी की कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो रही है, क्योंकि ना तो ये एब्जॉर्ब कर रही ना ये एब्जॉर्ब कर रही, वो सीधा सीधा पानी बाहर आ रहा है, इसीलिए उसको ज्यादा पानी पीना पड़ता है दस्त के टाइम में। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसकी लेंथ्स के बारे में। अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये 1.5 मीटर की होती है, 1.5 मीटर की, और इसको कॉलन भी बोलते थे, COLON कॉलन। ठीक है, और ऐसे ही अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये लगभग 6 से 7 मीटर की होती है। ये मीटर में बोल रहा हूँ, अगर फीट में बोलेंगे 20 से 22 फीट बोल लीजिए। यहाँ पे 6 मीटर की हो गई, है ना। इसके 3 भाग होते हैं, अभी इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर यहाँ पे आप देखिए कि जो लीवर है, लीवर के ही पास क्या होता है, एक ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर। कई लोगों को यहाँ पे पथरी हो जाती है तो फिर इसको निकालना पड़ जाता है। ये भी क्या, इसका भी काम है, वही जूसेस बनाने वाला ही इसका काम है। तो ये पथरी के टाइम में इसको अगर यहाँ इसके अंदर पथरी हो गई है तो गॉल ब्लैडर को बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट निकाल दिया जाता है उस टाइम पे। फिर अगर हम देखें अपनी ईसोफेगस की ये पूरी की पूरी लेंथ, तो ये 1.5 मीटर की लेंथ है पूरी की पूरी। और फिर इसके अंदर अगर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का काम मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो ब्रेक डाउन करना है, किसको, शुगर को, फैट को, स्टार्च को, बाय एंजाइम्स। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनको तीनों चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे भागों में। और दूसरा, ये हार्मोन रिलीज में भी हेल्प करता है। फिर ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स को और पानी को एब्जॉर्ब करती है जो हम खाते हैं फूड उससे, और बाकी का माल किस में भेज देती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, पानी को, न्यूट्रिएंट्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, और फिर जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह से मैंने आपको ये पूरी की पूरी कहानी बता दी। और जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हमारा जो डाइजेशन है मुंह से शुरू होता है। आपको लगता होगा कि शायद पेट में जा रहा है तब डाइजेशन शुरू हो रहा है, जी नहीं। आप देखिए आपके मुंह में जो थूक है ना, सलाइवा है, उसी से शुरू हो जाता है। हमारे सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जैसे आप मुंह में बोलते हैं ना कि ज्यादा चबा के खाओ, तो वो इसीलिए बोलते हैं ज्यादा चबा के खाने को, क्योंकि वो इतने सारे मुंह के अंदर एंजाइम्स हैं सलाइवा में कि अगर हम अच्छे से चबा के खाएंगे तो वो एंजाइम्स बार बार फूड को लगेंगे और वो अंदर जाएगा तो और ज़्यादा इजीली पच जाएगा। अगर आप ऐसे ही साबुत निकलेंगे और अच्छे से च्यू नहीं करेंगे तो वो एंजाइम जो है सलाइवा वाले वो उसको लग नहीं पाएंगे, और अंदर जाके फिर आपके पेट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपका पेट हैवी फील होगा, आपको गैसें बननी शुरू होंगी। ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए बोलते हैं कि खाने को बहुत अच्छे से च्यू करके खाइए। ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड से स्टमक, फिर लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम या एनस, ये पूरी की पूरी जो मैंने अभी ऊपर से लेकर नीचे तक की जर्नी बताई वही रूट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने बोला सलाइवरी ग्लैंड में देखिए 3 तरह के एंजाइम होते हैं, टाइलिन, माल्टोस, सलाइवरी अमाइलेज। इनका काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टार्च को। जो भी हम खा रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और स्टार्च जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर स्टमक जो है हमारा पेट जो है, यहाँ पे कितने टाइप के एंजाइम है, 3 है। एक HCl है, दूसरा पेप्सिन है, तीसरा लिपेज है। HCl का काम है बैक्टीरिया को किल करना और जो आपने फूड आपका गया है अंदर उसको छोटे भागों में बांटना। फिर पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट करना प्रोटीन्स को, और लिपेज का काम होता है डाइजेस्ट करना फैट्स को। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये मैं एक मोटे तौर पे आपको चीज़ों का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम आज क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है भाई।
उसके बाद तो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार मैं जब चीज़ें आपको बता के जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, तो फिर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर मैं एक एक करके चीज़ें बताना शुरू करूंगा ना, तो आपको चीज़ें मोटे दिमाग की तरह समझ ही नहीं आएंगी, ऊपर से ही निकल जाएंगी। अब मैं इसीलिए पूरी की पूरी भूमिका बांध रहा हूँ यहाँ पे। फिर देखिए कि इसमें फंक्शन आगे बढ़ेंगे जब हम बाइल जूस का आ जाएगा। ये देखिए जो बाइल डक्ट की बात हो रही है ना, कॉमन बाइल डक्ट देखिए यहाँ पे होती है। तो ये बाइल डक्ट के अंदर बाइल जूस जो होते हैं ये येलो कलर का होता है। देखिए यहाँ पे भी लिंक है और इसका इधर भी लिंक है, लीवर के साथ भी लिंक्ड है बाइल का, और गॉल ब्लैडर के साथ और पैंक्रियास, तीनों के साथ लिंक्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बाइल जूस क्या करता है, डाइजेस्ट ये करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और किस कलर का होता है, ये येलो ग्रीन कलर का होता है। वो यहाँ से देख के भी आपको पता लग रहा होगा ये येलो ग्रीन कलर का है। फिर पैंक्रियाज की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लिपेज। ये क्या करेंगे, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट, एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट, लिपेज करेगा फैट्स को डाइजेस्ट। ठीक है भाई। फिर फाइनल डाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे एंड होती है, वो बाइल जूस पे ही एंड होती है। यानी कि जब ये बाइल जूस अच्छे से गला देगा इस पूरे के पूरे खाने को और इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा सब कुछ, तो यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो जाती है। फिर आगे तो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब वगैरह हो रहे हैं, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। एक और चीज मैं बताता हूँ, पैंक्रियास क्या करते हैं, 2 हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। मैंने क्या बोला था, पैंक्रियास 2 काम करती है। एक तो इंजाइम्स प्रोड्यूस करती है फूड को छोटा छोटा ब्रेक करने में, वो अभी मैंने बताया कि प्रोटीन्स को कैसे करेगी, फैट्स को कैसे करेगी और कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे करेगी। अब इसमें इंजाइम्स के बाद हार्मोन्स देख लेते कौन कौन से मतलब प्रोड्यूस करती है। पहला है इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, वो शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। शुगर एक बड़ी यूनिट है, ग्लूकोज एक छोटी यूनिट है ना। C12H22O11 हम शुगर को बोल देते हैं, ऐसे ही C6H12O6 हम ग्लूकोज को बोल देते हैं, उसकी एक छोटी यूनिट है ना। फिर ग्लूकागोन है जो, वो क्या करता है, रेगुलेट करता है योर ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है। तो ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं पैंक्रियाज। एक और चीज मैं बताता हूँ थोड़ी थोड़ी, अब फनी फैक्ट्स कह लीजिए, जैसे भी इनके बारे में भी अभी हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जो विजडम टीथ होते हैं ये लास्ट मोलर टीथ होते हैं, यानी कि लास्ट सेट ऑफ मोलर टीथ होता है। आप टीथ के बारे में पूरा पढ़ेंगे अभी, बस आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो एंड में होता है ना, अकल दाढ़ जिसको बोलते हैं, तो ये बड़ी पेन भी करती है जब आती है। 17 से 25 साल के बीच में कभी भी आ सकती है आपको, जब आएगी तो आप समझ लेना कि हाँ अभी आपकी बुद्धिमानी की उम्र आ गई है। तो ये लास्ट वाले आपके बिल्कुल अंदर वाले मोलर टीथ होते हैं, उनको ही विजडम टीथ बोला जाता है। अपेंडिक्स के अंदर देखिए इसका काम होता है क्लोरोफिल या सेलुलोज को पचाना या डाइजेस्ट करना। फिर अपेंडिक्स का एक और काम है कि ये, अगर अपेंडिक्स के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन बोलूँ तो ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है काउज में, गोट्स में और बफेलोज में। ठीक है। अब मैंने मोटे तौर पे चीज़ों को आपको यहाँ पे ब्रीफ किया है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है जी। चलिए अब शुरू करते हैं हम ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम को। कहाँ से शुरू करेंगे, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, पहले भी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो एक वर्ड हमने सुना था एलिमेंट्री कैनाल। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल, कॉकरोच में पढ़ाया था तो वहां भी बोला था। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला था कि आपके माउथ से लेके आपके जब तक वो फूड बाहर नहीं आ रहा आपकी बॉडी से, उस ओपनिंग तक, यानी दोनों ओपनिंग, ये एक ओपनिंग होगी और एक बाहर निकलने वाली ओपनिंग होगी, यहाँ का पूरा जो रास्ता होता है इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होगी, ये देखिए मुंह से इसके शुरू हो गई एलिमेंट्री कैनाल। ये भी एलिमेंट्री कैनाल है, ये पेट का, फिर नीचे ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, यहाँ से फिर निकल के ये एनस के थ्रू बाहर आ गया। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको क्या हम बोल देंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोल देंगे। बहुत लंबी है ये, घूमते घूमते बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग वेरिंग डायमीटर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ना, कभी यहाँ पे पतला हो जाएगा, कभी यहाँ मोटा हो जाएगा, यहाँ मोटा हो गया, यहाँ पतला हो गया, ऐसे डायमीटर्स चेंज होते जा रहे हैं। और यही है पूरे का पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। माउथ की बात करता हूँ तो ये देखिए, ये होता है माउथ। और यहाँ पे देखिए, जब आप माउथ के मुंह के अंदर मान लो खाना भरते हो तो ये क्या होगी, एक ओरल कैविटी होगी, तभी तो आप खाना भर पा रहे हो। और यहाँ पे ही आपकी एक जीभ होती है जिसका स्वाद होता है सारे का सारा। जीभ के ऊपर बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे कि आपको टेस्ट आता है, टेस्ट बड्स होते हैं।
ठीक है। और यहीं पे ही जीभ के पास से ही क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्लाइवा को भी प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं बता के आया कि वो कौन कौन से एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं और क्या फायदा है उसका। फिर इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये मैं बता चुका हूं। और इंजेक्शन ऑफ फूड के काम आएगा। बक्कल कैविटी का मैंने बता दिया कि यहाँ देखिए ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी होती है, और टिथ होते हैं, टंग होती है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो हमें पता ही है। वैसे भी अपना नहीं पता तो शीशा लेके और मुंह खोल के आ करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि आपकी डाइजेशन में हेल्प होती है, जो कि मैं शुरू में ही बता के आया आपको। शुरू में जब ब्रीफ किया तो वहीं पे मैंने बता दिया कि मुंह से ही आपकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, ना कि पेट से। अब देखो टिथ की मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर ये जो दांत दिख रहा है ना, ये दांत है, ये पूरा दांत है, ठीक है। ये वाइट कलर का दांत है जो आपका होता है। आप इसको ऐसे मत समझ लेने कि नीचे वाला दांत है, ये आपका यहाँ, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले दांत उनकी बात हो रही है, ऊपर वाला मत समझ लेना, नीचे वाले दांत है ये, ठीक है। तो ये रहा आपका वो दांत है ना, इसके ऊपर लौंग रख लेना तो दर्द नहीं होगा दांत में। चलिए, टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी बक्कल कैविटी। ये सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है बक्कल कैविटी के अंदर। आपका आ करते हो तो ये मुंह के अंदर क्या है, ये बक्कल कैविटी है। यहाँ पे ये जो टीथ है ये सबसे हार्ड होते हैं। अब इसमें क्या शक की बात है, होते ही हैं। दे हेल्प अस टू कट, शेयर एंड मेस्टिकेट द फूड वी ईट। यानी कि ये अल्टीमेटली इनका काम क्या है, अलग अलग तरह के दांत हैं हमारे मुंह में। अभी हम देखेंगे कौन कौन तरह के दांत हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली पहले फूड को कट करते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं, टीयर करते हैं छोटे छोटे भागों में, और फिर उसको हम यूं 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 मसलते हैं दाढ़ के साथ अपनी। तो वहां पे फिर एट द एंड क्या हो जाता है, उसको हम निगलते हैं फूड को। अब इसके अंदर भी देखिए 4 तरह की लेयर होती है, इनेमल, डेंटाइन, सीमेंट एंड डेंटल पल्प। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया इनेमल। ये वही है हार्ड दांत जो सफ़ेद कलर का है ना, कोलगेट लगा के तुम चमकाते हो, आपके कोलगेट में नमक है कि नहीं है, ये वही वाला दांत है ना, इनेमल बोलते हैं इसको। फिर डेंटिन किसको बोलते हैं, इसके नीचे ये जो होता है ना, आप देखिए अपने दांत, ये जो है ना, यहाँ पे जो दांत होता है वंपायर वाला, आप जीभ लगा के देखिए, दांत के अंदर से जीभ लगा के देखिए। जब आप लगाएंगे ना, हल्का सा नीचे जाएंगे तो आपको हल्का सा एक मांस सा दिखेगा, हल्का हल्का, वो हो गया आपका डेंटिन। फिर उसके नीचे जो होता है ना, डेंटिन के नीचे ये रेड कलर का होता है, ये होता है पल्प। फिर आप देखिए यहाँ पे ये जो है, ये मसूड़े होते हैं आपके, ये जो पिंक कलर के, यहाँ पे जब हम मुंह खोलते हैं तो ये पिंक पिंक कलर के होते हैं, उन्हीं के बीच में तो दांत लगा रखे होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। और ऐसे ही इनके देखिए साइड में ये पूरी बोन होती है, बोन के अंदर ही तो ये पूरी की पूरी कैविटी होती है। ऐसा समझिए कि ये पूरी की पूरी हड्डी है, इसके अंदर एक दांत को यूं फंसा दिया, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, एक हड्डी हो गई, है ना। ये हड्डी तो होती है ना, जबड़ा जिसको बोलते हो आप लोग, तो ये वो हड्डी हो गई, ठीक है। फिर रूट कैनाल क्या होगी, ये वाली जो है, ये यहाँ पे आपको जो दिख रही है, ये रेड से कलर की अंदर की तरफ दिख रही है जो, वो होगी रूट कैनाल। फिर ऐसी नर्व्स एंड ब्लड सेल्स होंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे। ऐसे ही आप देखिए कि ये जो बोन है, बोन को जो ना, यहाँ पे देखो मैं किसकी बात करने वाला हूँ, मैं सीमेंट की बात करने वाला हूँ। कहाँ गया सीमेंट, सीमेंट जो है, ये टूथ और बोनी सॉकेट जो है, बोनी सॉकेट क्या हो गया, ये जो बोन्स हैं, हड्डी है, और ये जो है आपका दांत है, इसके बीच में एक तरह से सीमेंट की बात हो रही है। तो ये वही वाली बात होगी, जैसे एक जगह पे सीमेंट लगा के ऊपर ईंट रख देते हैं ना, तो ये वही वाली बात है कि ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, फिर सीमेंट बोलते हैं। इसके बीच में आप ऐसे समझ लीजिएगा, सीमेंट लगा दिया और ये पक्का हो गया। एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डेंटिन है, ये जो डेंटिन है ना, ये किससे बना हुआ है, 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना हुआ है, ये जो डेंटिन होता है, ठीक है भाई। और जो डेंटल पल्प है, ये जो डेंटल पल्प है, ये क्या है, ये इसका सॉफ्टेस्ट पार्ट होती है टूथ का। और बाकी तो देखिए कि ये लिम्फ वेसल, नर्व एंडिंग्स, कनेक्टिव टिश्यूज के साथ जुड़ी होती है। ये तो आप देखिए, ये रे ना, इसमें जुड़ी हुई है, तो इसमें कोई वो वाली बात है नहीं है। आगे देखिए, अब टीथ को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। आपको जब भी अपना जबड़ा देखना हो, ये देखिए, ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया, ये नीचे वाला, तो इसको हमेशा, जैसे हम मैथ्स के अंदर क्या करते थे, मैथ्स के अंदर आप देखो कि ये हम यूँ करते हैं ना, क्वाड्रेंट, ये जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, इसको इस तरह से बांट लीजिए कुछ दांतों को, ठीक है, ऐसे करके। तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे भी आप उसको बोलना चाहें, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इस क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे विजडम टीथ कहाँ है, यहाँ पे ये दाढ़ है आपकी बिल्कुल पीछे वाली साइड में। और ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, थर्ड मोलर बोलते हैं, और लास्ट मोलर इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आखिरी मोलर यही है। आप देखिए, इसके बाद सेकंड मोलर आता है, फिर यहाँ पे ये फर्स्ट मोलर है, फिर ये सेकंड प्री मोलर है, ये फर्स्ट प्री मोलर है। यानी कि ये जो 2 दांत है, ये प्री मोलर है, यहाँ पे ये जो 3 दांत हैं, ये मोलर है,
और यहाँ पे ये जो दो दांत है ये कैनाइन है, और यहाँ पे जो सेंटर में आते हैं ये क्या है, इंसीजर है। अब आप देखिए कि जब भी आप सबसे पहले फूड को मुंह में डालेंगे, आप कभी भी नोट कर लेना, आप मुंह के अंदर डालोगे ना, तो आपका जो पूरी की पूरी रोटी है, आप आगे वाले दांतों से यूं करना शुरू कर दोगे। उसको आप करके देख लेना चाहिए। आप कभी भी यहाँ से रोटी को मुंह में डालते ही ना यहाँ से खाना नहीं शुरू कर सकते। आप पहले आगे वाले दांतों को यूज करेंगे, धीरे धीरे फिर आप इधर वाले दांतों को यूज करेंगे, उसके बाद एंड में यहाँ वाले दांतों को यूज करेंगे। आप कभी भी करके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो इंसीजर होते हैं वो क्या करेंगे, आपकी रोटी के 2-4 टुकड़े करेंगे। फिर ये जो है कैनाइन वाले, यहाँ वाले ये जो दांत हैं ये क्या करेंगे, आपके रोटी के टुकड़ों को थोड़ा छोटा करेंगे। फिर यहाँ पे जो ये प्रीमोलर हैं ये उनको और ज़्यादा बारीक कर देंगे, और एंड में ये जो एंड वाले होते हैं मोलर दांत, ये क्या है, उसको मसलने के काम आते हैं, क्रश करने के काम आते हैं, ताकि वो अब आप उसको गल्प कर पाएँ, निगल पाएँ। ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ हमारे बॉडी के अंदर ना 2:1:2:3 का रेशो चलता है। ये क्या चीज़ है अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे परमानेंट टीथ आ गए, मैंने बताया था आपको कि मैमल्स के अंदर 2 बार टीथ आते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये, जब मैंने वर्टिब्रेट पढ़ाए थे, मैमल्स उसी के अंदर पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था 2 बार दांत आते हैं। एक दूध के दांत आएंगे, आपको आए होंगे बचपन में, और फिर एक बार परमानेंट दांत आते हैं। तो ये जो फॉर्मूला ये परमानेंट दांतों का है। क्या है फॉर्मूला? 2:1:2:3 का मतलब क्या है? 2 का मतलब होता है कि जो इंसीजर रहते हैं ना आपके, वो 2 रहते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे, तो आप देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा रब करता हूं। देखो, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, ये जो 2 दांत है ना, ये आपके क्या हो गए, इंसीजर। आपको जब ये फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेंट देखना है आपको। देखिए ये 1 नंबर क्वाड्रेंट में ही देखना है। अगर आप इधर देख रहे हैं तो फिर इधर ही देखना है, अगर आप इधर देख रहे हैं तो इधर ही देखना है, इधर देख रहे हैं तो इधर ही देखना है। एक क्वाड्रेंट कोई भी उठा लीजिए, उसके अंदर ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ऐसे नहीं आप करेंगे कि पूरे के पूरे इसमें सेमी सर्कल के अंदर ही लगाए जा रहे हो, जी नहीं, क्वाड्रेंट में लगाना है। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2 दांत कौन से हो गए, इंसीजर हो गए। तो ये देखिए 2 इंसीजर। फिर आगे बोल रहे कैनाइन कितना होगा, 1 होगा। तो यहां देखिए ये कैनाइन 1 ही है, और वो कौन सा है, ये वाला, ये हो गया कैनाइन। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब देखिए कि वो बोलता है प्रीमोलर कितने हैं, 2। तो यहां देखिए फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर हो गए। ये देखो ये क्या हो गए, प्रीमोलर, 2 1, आगे ये क्या हो गया 2, है ना। अब ये लास्ट के 3 कौन से हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गए मोलर, ठीक है, मोलर हो गए। तो ये हो गया 3। तो क्या बन गया, 2 1 2 3, ये बन गया कि नहीं बन गया ये फॉर्मूला। ऐसे ही आप इसको यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, किसी भी क्वाड्रेंट में आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन एक जो छोटा बच्चा होता है, जब उसके मिल्क वाले दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, तो वहां पे उसको, आपको पता है कि सारे के सारे 32 दांत थोड़ी होते हैं उसके अंदर, तो वहां पे क्या होता है, उसके दांत कम होते हैं। तो वहां फॉर्मूला चलेगा 2 1 2 का। उस बच्चे के अंदर क्या होता है, मिल्क वाले दांतों में इंसीजर 2 होंगे, कैनाइन 1 होगा, और मोलर जो है वो 2 होंगे, वहां पे प्री मोलर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। आइए आगे मैं बात करता हूं अगले भाग की। अब देखो हमने किस किस की बात कर ली है, हमने माउथ की बात कर ली, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर ली, हमने दांतों की भी बात कर ली। अब आगे बढ़ेंगे जब हम, तो हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए हैं, इस ईसोफेगस में आ गए हैं। ईसोफेगस की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये ईसोफेगस से आगे जाएगा भोजन। तो ईसोफेगस में क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इस किसके काम आती है, ये भोजन को स्वेलो करने के काम आती है, और इसके अंदर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, ठीक है। और इसमें क्या है, लगभग इसकी अगर लेंथ देखा जाए, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड, यानी कि ऊपर से नीचे बस फूड को पुश करने का ही इसका फंक्शन है। और इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कि ये देखो, ये इस तरह की होती है, कुछ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, और ये यूं 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 हिलते रहते हैं, जिससे कि फूड यूं 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 करके ऊपर से नीचे आता रहता है, ठीक है भाई। इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब देखो कि जब आपका ये ईसोफेगस का काम भी खत्म हो गया, तो अब फूड आएगा स्टमक में। अब हम बात करने वाले हैं इस स्टमक की, ठीक है। तो स्टमक में देखिए अंदर थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक का, ठीक है। थिक वॉल्ड होती है, वॉल थिक होती है, और बैग के जैसा है, और जे शेप का, इसको जे शफर्ड भी इसीलिए बोल देते हैं। ये क्या करता है, ईसोफेगस से फूड को अपने अंदर लेके जाता है, और अल्टीमेटली अंदर इसके क्या होती है, इसके अंदर अलग अलग लाइनिंग्स होती हैं। देखो लाइनिंग्स किस तरह की होती हैं, आप देखो जैसे ये पेट है, अगर इसको हम
यूं करके देखेंगे ना खोल के, तो ऐसे इसमें लाइनिंग्स होंगी। वो लाइनिंग्स को क्या बोलते हैं हम? म्यूकस बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये म्यूकस लाइनिंग का फायदा क्या है? पेट के अंदर देखिए होता है बहुत सारा HCl, और HCl आपने कभी सोचा है कि आपका पेट के अंदर आप देखो ना, आपकी स्किन के ऊपर मैं HCl आज कंसंट्रेटेड गिरा दूं, यूं छेद कर देगा आपकी स्किन में। आपने कभी सोचा कि आपके पेट के अंदर तो इतना सारा HCl पड़ा है, तो ये आपके पेट में छेद क्यों नहीं कर रहा? ऐसा कभी सोचा है आपने? वो इसलिए हो रहा है भाई, क्योंकि यहां पे ना इस पेट के अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है। जो वो ये म्यूकस की लेयर है ना, इसी को थिन लाइंड वाली है ना, इंटरलाइनिंग वाली ऐसे ऐसे करके एक लेयर होती है, जो कि HCl को अपने बाहर वाले एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करने देती, यानी बाहर वाले भागों से रिएक्ट नहीं करने देती, अंदर इसको संभाल के रखती है। एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और उसके ऊपर HCl का कोई असर नहीं होता। भगवान ने देखी कैसे बनाई है बॉडी, उनको सब पता था। तो उस लेयर के ऊपर जब HCl का कोई असर नहीं होता, तो पूरा पेट की अंदर की लेयर ना म्यूकस से बनी हुई है, यानी कि कोई असर नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एसिड अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना एसिडिटी बन रही है, कई लोग के बहुत ज़्यादा रेगुलर एसिडिटी बनती है, तो फिर अल्सर होने शुरू हो जाते हैं, अंदर फुंसियाँ वगैरह शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो म्यूकस को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वो बाहर निकल के फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर जाएगा एसिड, तो वहाँ पे अल्सर कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को कईयों को समस्या हो जाती है, हाई एसिडिटी हो जाती है ना। तो ये चीज़ अदरवाइज नॉर्मल इंसान में नहीं होती है, म्यूकस आपको बचा लेता है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे इंजाइम भी बनते हैं पेट में, शुरू वाली स्लाइड्स में ही बता दिया था आज के सेशन के, और बहुत सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स के साथ साथ डाइजेस्टिव जूसेस भी बनते हैं, और HCl तो है ही, जिससे कि भोजन फर्दर इसके अंदर और ज़्यादा पचता है। अब क्योंकि यहाँ पे पूरे का पूरा लिक्विड क्रिएट हो गया, एक घोल बन गया, पूरे का पूरा भोजन आ चुका है, तो इस पूरे के पूरे घोल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम चाइम। बीच में आप देखिए कहीं भी आप यूज करूंगा मैं चाइम, तो आप समझ लीजिए सेमी सॉलिड मास जो इसके अंदर आ चुका है। आपने फूड गल्प किया, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम थे, HCl है, बहुत सारा जूसेस हैं, उनका पूरे का पूरा मिक्सचर जो बन गया है, उसको क्या बोलते हैं? चाइम बोलते हैं। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि चाइम वर्ड आगे तक आता रहेगा, तो इसलिए आप समझिए कि पेट के अंदर का जो घोल पूरा बन गया, उसको क्या बोला हमने? चाइम। अब देखिए कि इसके अंदर होता क्या है, ये जो जूसेस हैं वो इस फूड को फर्दर क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो फूड को ब्रेक कर करके छोटे छोटे भागों में बांट के उसमें से न्यूट्रिशन को लेना है, यही काम है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करेगा, और जो प्रोटीन्स हैं उनकी पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है ये मेनली। ठीक है। और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया, आप देखिए कि आप फूड ऐसा खा लें कोई जिससे आपको मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हो जाती है, सुना होगा ना आपने, फूड पॉइजनिंग होगी, दस्त लगे, उल्टियां आ गई, लेकिन पेट के अंदर देखिए क्या होता है, हमारे HCl होता है, तो वो कोई भी बैक्टीरिया आता है ना, तो HCl उसको मार देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं कि HCl भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो फिर आपके पेट में गड़बड़ हो जाती है, आपको उल्टियां वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए फिर आपको दवाई खानी पड़ती है उन बैक्टीरियाज को, उस इन्फेक्शन को मारने के लिए। अदरवाइज HCl ही सफिशिएंट है, यही सबका माई बाप है, सब बैक्टीरिया को यही पेल देता है। इसीलिए अगर ये ना होना HCl, तो डेली आपको तो भैया उल्टियां ही आ जाएगी फिर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है म्यूकस का, तो मैंने बता ही दिया कि वो कैसे आपके पेट को बचा के रखती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या बनेगी। अब देखो सारा मटेरियल पेट से कहाँ पे हम पहुंचेंगे। अब पेट से देखिए ये जो है ना, ये आगे जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो लाइन जा रही है ना डुओडेनम वाली, ये इसके पीछे से जा रही है, समझना इस चीज को। ये आगे जो है, ये जो बड़ी सी आपको दिख रही है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इस इंटेस्टाइन के पीछे से यूं जा रही है जो ये एक लाइन, ये कौन सी है? ये कहाँ जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे जा रही है। ये पीछे से गई स्मॉल इंटेस्टाइन पे, यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे ये जो है मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपको समझना है कि इसके 3 भाग हैं। जो पेट है, पेट और इसको कनेक्ट कर रहा है, उसको तो बोलते हैं डुओडेनम। ठीक है, डुओडेनम। और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला भाग है इसका, इसको बोलते हैं जीजूनम, जीजू। ठीक है, जीजा जी, तो वहीं से जीजूनम। फिर जो सबसे आखिरी भाग है, जिसमें क्या हो रहा है कि यहां से मटेरियल ना इसके अंदर ट्रांसफर कर रहा है। किसके अंदर कर रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। आपको फूड जो है यहां पे पूरा प्रोसेस होने के बाद अब बाहर भी तो निकलेगा, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है उसके पास? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जहां से जाता है उस भाग को क्या बोलते हैं? इलियम, जीजूनम और डुओडेनम, ये पूरे का पूरा तीनों भाग मिलके क्या बनाते हैं? इस स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बता रखी है। और इसका काम अल्टीमेटली क्या है? इसका काम होता है जितना भी फूड
इसके अंदर अब आ गया है, उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिशन को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, जो भी हैं उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम इसके बारे में, बस आपको यही समझना है। और इसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए भी क्या होता है कि छोटे छोटे ना विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो इसके सरफेस एरिया को और बड़ा कर देते हैं और वो इजीली एब्जॉर्ब करता रहता है, तो जिससे कि इसको इजी होता है फूड को और ज़्यादा फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कर लेता है जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और बाकी के मटेरियल को कहाँ भेज देता है, फिर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। ये लगभग अगर हम फीट की बात करते हैं तो 5 फीट लंबी होती है, लगभग हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर देखिए कि ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पे घुस गया है, इसके अंदर घुस चुका है। अब देखिए कि इसके भी 2 रीजन, 2 तो नहीं, इसको 3 तरह से बोल सकते हैं, 3 रीजन हो जाएंगे इसके। अब आप इसको देखो, समझने की बात है, अगर आप इसको हायर ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो 2 रीजन है, एक तो हो गया कॉलन और दूसरा हो गया आपका रेक्टम। अगर आप कॉलन के अंदर भी देखेंगे तो 3 भाग बनते हैं कॉलन के भी। कौन कौन से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये जो है जिसमें ऊपर चढ़ रहा है खाना, ऊपर चढ़ेगा तो इसको बोलते हैं हम असेंडिंग कॉलन। ये ऊपर चढ़ने वाला हो गया असेंडिंग कॉलन, कॉलम नहीं, कॉलन, COLON। अब यहां पे देखिए फूड यहां पे जाने के बाद इस तरफ ट्रैवल करेगा, इसको क्या बोलेंगे यहां पे ट्रांसवर्स कॉलन। फिर यहां से फूड नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा तो इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। तो ये पूरा 3 भागों में क्या बन गया, कॉलन बन गया, ये पूरा एक हो गया। अब कॉलन के बाद ये पूरे का पूरा फूड कहां पे आ जाएगा, रेक्टम में आएगा। ये वही रेक्टम है जहां पे आपकी एक तरह से पोटी स्टोर हो रही है, और ये जो पोटी है फर्दर बाहर कहां से आएगी, तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो है एनल, एनस कह लीजिए, एनल कैनाल कह लीजिए। यहां भी देखिए कि ये देखिए इस तरह की लाइनिंग बनी हुई है ना। आप देखिए कि जब आप धोते होंगे, अब मैं बड़ा फनी सा लगेगा आपको, तब भी ये लाइनिंग आप इस टच करते हैं, जब भी आप धोते हैं कभी, तब भी आप इस लाइनिंग को टच करते हैं, आप फील कर सकते हैं। नहीं किया हो तो आप करके देख लेना। बायो पढ़ रहे हैं तो भाई थोड़ा दिमाग को खुले रखिएगा, अब इसमें हो हाँ ये ऐसी बातें मत कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइनिंग बनी होती है, ये भी क्या है अल्टीमेटली जो आपकी पोटी है, ये यूं करके पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होगी जिससे कि आपकी पोटी बाहर इजीली आ जाए। नहीं तो अगर ये नहीं होगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर तो ये जैसी रेक्टम में आई तो तुरंत इसको बाहर निकलना पड़ेगा, फिर तो आप करते ही रहोगे हर टाइम, आप बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलोगे इस हिसाब से। तो अब देखिए आपकी जो कॉलन होती है लगभग 1.5 मीटर की होती है अगर मैं मोटे तौर पे देखूं, और जो रेक्टम होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम इज कॉल्ड कॉलन। ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा देखिए समझा ही दिया इसके अंदर। और इसके अंदर एट द बेस ऑफ द असेंडिंग कॉलन अ स्मॉल फिंगर लाइक आउट ग्रोथ इज सीन एंड इट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो है ना, ये छोटी सी एक आउट ग्रोथ आपको दिख रही होगी, ये जो है कहाँ पे दिख रही है, असेंडिंग कॉलन के साइड में एक छोटी सी आउट ग्रोथ दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा डाइजेशन के अंदर ही होता है ना, तो ये भी डाइजेशन में एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपेंडिक्स जो है। फिर इट हाउसेस मैनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो अपेंडिक्स है इसके अंदर ही क्या होता है, बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में फूड की हेल्प करते हैं, तो ये बीच बीच में रिलीज करता रहता है। फिर रेक्टम ओपन्स टू आउटसाइड बाय एनस, ये मैं बता ही चुका हूँ, ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ है ना, आगे जो है मोटे तौर पे सब समझा दिया मैंने। फिर पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, एक तरह से मैंने आपको क्या बोला कि आप जब फूड खाते हैं तो यहाँ पे यूं यूं करके मूवमेंट होती रहती है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये इंटेस्टाइन ने क्या, ये ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस ने क्या किया, कुछ इसमें से एब्जॉर्ब किया तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर कुछ एब्जॉर्ब किया तो और नीचे आएगा, फिर कुछ एब्जॉर्ब किया तो और नीचे आएगा, ऐसे स्टेप्स के अंदर ये इसके अंदर नीचे आता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी मस्कुलर मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब देखिए हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो सेवरल ग्लैंड्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। अब ये किस तरह के कौन कौन से हो सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो हम देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का यही मतलब है कि ये अलग अलग जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और अलग अलग जूसेस अलग अलग एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही ग्लैंड है, एक ही जगह से कोई प्रोडक्शन हो रही है, जी नहीं। आप देखिए सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, फिर लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियाज हो गए, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्लाइवा के अंदर ही क्या करते हैं, डाइजेशन को शुरू कर देते हैं आपके माउथ में ही, ये मैं शुरू में ही बता के आया आपको। फिर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो आपके स्टमक के अंदर ये सारे का सारा खेल शुरू करते हैं, स्टमक के अंदर HCl बनाते हैं, एंजाइम्स
बनाते हैं, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम बनाएंगे, है ना। फिर आगे हम देखते हैं लीवर की बात करते हैं। लीवर जो है वो जैसे अब बाकी लोग कर रहे हैं ऐसे लीवर भी कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। तो लीवर क्या करेगा, बाइल जूस को सिक्रीट करता है जो कि फर्दर गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। जितना भी लीवर बाइल जूस यहाँ पे बनाता रहता है, लीवर बनाता रहता है बाइल जूस, और ये जो गॉल ब्लैडर है इस थैली के अंदर जाके ये पूरे का पूरा बाइल जूस कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स के अंदर, जितने भी फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अगर इनको डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो आपका मोटापा बढ़ता ही जाएगा। फैट्स को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। द पैंक्रियाज सीक्रेट्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो यहाँ पे लीवर की बात होगी, अब आगे बात होगी पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज कहाँ होते हैं, लीवर के पिछली साइड में ही होता है। आपको आगे से नहीं देखने को मिलते, ये पीछे को देखने को मिलते हैं। ये मैंने पहले भी पिछली स्लाइड्स में दिखा चुका हूँ, वो येलो से कलर का पैंक्रियाज। तो जो पैंक्रियाज हैं वो भी क्या करेंगे, बहुत सारी एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे और जूसेस को, उन जूसेस को हम पैंक्रियाटिक जूसेस बोल देते हैं। ये भी फर्दर क्या करते हैं, आपके जो फूड है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि कौन से एंजाइम्स आएंगे, ट्रिप्सिन, काइमेटोट्रिप्सिन, लिपेज, एमाइलेज, और ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस के अंदर होते हैं ये सारे एंजाइम्स। तो आप अगर मोटे तौर पे देखना चाहें तो पैंक्रियास के अंदर क्या है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज क्या कर रहे हैं, ट्रिप्सिन करता है डाइजेस्ट प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को एमाइलेज करता है, और लिपेज को लिपेज किसको करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये इनका काम है, ये आपके नाम है एंजाइम्स के और ये इनका काम है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। फिर जो बाइल जूस है उसका काम क्या है, किसको डाइजेस्ट करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। येलो ग्रीन कलर के अंदर ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं पैंक्रियाज की बात करता हूं। तो पैंक्रियाज देखिए कि मैंने क्या बोला, लीवर और इसके साथ पूरा इनका आपस में इंटरकनेक्शन है। ये लीवर हो गया और बैक साइड में ही आपको नहीं दिखेगी ये, क्योंकि ये आगे इंटेस्टाइन्स वगैरह आ जाती है, लेकिन उसके बैक साइड में जो होता है ना, पेट और इंटेस्टाइन के बैक साइड में एक यूं ये केले की शेप में होता है, ये पैंक्रियाज होता है येलो कलर का। अब यहाँ पे देखिए कि ये गॉल ब्लैडर है, लीवर तो अपना जूस यहाँ पे इकट्ठा करता रहता है, और ऐसे ही पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं और ये जो लीवर के जूसेस हैं इनके आपस में देखिए कोरिलेशन है, यहाँ से और यहाँ पे देखिए यहाँ से, दोनों का पैसेज एक है, जिससे कि ये आगे फर्दर कहाँ पे भेज देते हैं, डुओडेनम के अंदर अपने जूसेस को भेजते हैं थ्रू डुओडेनम, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए अलग अलग तरह के हो सकते हैं ग्लैंड्स डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन भी हो सकते हैं, एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं। बाद में इसके बारे में और डिटेल में भी देख लेंगे। अब जो एंडोक्राइन होते हैं वो जो है अपने सब्सटेंस को कहाँ छोड़ते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ते हैं, और ऐसी एक्सोक्राइन जो होते हैं वो स्किन के ऊपर तक छोड़ते हैं। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। एंडोक्राइन क्या करते हैं, सिक्रीट्स टू हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो पैंक्रियाज हैं यहाँ पे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एंजाइम्स के साथ साथ दो हार्मोन भी रिलीज होते हैं। मैंने बताया था शुरू की सेकंड स्लाइड में ही बता दिया था, आज की ही सेकंड स्लाइड में। तो उसमें मैंने बताया था इंसुलिन होता है और ग्लूकागन होता है, जो कि ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। आप वो सेकंड वाली स्लाइड को जाके डिटेल में देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ऐसी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं, विच इज नथिंग बट ए मिक्सचर ऑफ मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब समझ आ गई आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो इसके अंदर है पैंक्रियास के, वो तो क्या कर रहा है, हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो इसके अंदर हैं वो किसको सिक्रीट कर रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट कर रहे हैं। तो दोनों में आपको मोटे तौर पे डिफरेंसेस पता लग रहे होंगे। फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसके अंदर, दैट इंक्लूड्स ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, और साथ में देखिए एमाइलेज, प्रोटीएसेस, ये सब तो है ही है। फिर इट ऑल्सो इंक्लूड्स एमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च कंटेंट ऑफ द फूड। अगर स्टार्च की बात करें कि स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करता है, अगर ये पूछा जाए, हर फूड के अंदर स्टार्च होता है, एक शुगर की ही फॉर्म है स्टार्च, तो उसको कौन डाइजेस्ट करता है, तो उसको एमाइलेज करता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये पैंक्रियास जो है एमाइलेज एंजाइम को भी प्रोड्यूस करती है, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। फिर जो पैंक्रियाटिक लिपेजेस हैं, दे आर द एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो लिपेज हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं, फैट्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये मोटे तौर पे मैंने आपको पैंक्रियास के बारे में पूरा डिटेल में ही बता दिया, मोटे तौर पे तो क्या अच्छे से ही बता दिया। आइए अब हम लीवर की बात करते हैं। लीवर के अंदर देखिए ये लार्जेस्ट एंड मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमंस का। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा और मेजर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि लीवर ही सबसे बड़ा और मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। आप देखिए कि जो मैंने आपको बताया था ये बाइल डक्ट गाल ब्लैडर होता है, यहाँ से जो है लीवर जितना भी जूस बनाता है, इसका पीएच जो है
7 से ऊपर रहता है यानी अल्केलाइन रहता है, तो वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता रहता है और इधर से जो पीछे पैंक्रियाज होते हैं, ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं पीछे पेट के बैक साइड में, देखिए एक हल्का सा कलर दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला है ना, ये बाकी का पीछे दिख रहा है। तो ये और ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कुछ जूस यहाँ से बनता है, कुछ जूस यहाँ से बनता है, जो कि फर्दर हेल्प करता है कहाँ जाने में, डुओडेनम में आता है। ये देखो ये एक लाइन दिख रही है आपको हरे से रंग की, तो ये जूस यहाँ से इस तरफ से घुस जाएगा डुओडेनम में और आगे फिर क्या करेगा, जो यहाँ से एसिडिक मटेरियल आया है उस पूरे के पूरे एसिडिक मटेरियल को ये क्या कर देगा, अल्केलाइन कर देगा। यहाँ पे अल्केलाइन मतलब होता है कि जिसका पीएच 7 से ऊपर हो। तो यहाँ पे तो देखिए पेट के अंदर तो भैया 1.5 से लेके 3 पीएच के आसपास है एसिडिक का, है ना, पता है ना कंसेप्ट क्या होता है। तो एसिड का पीएच आपका यूजुअली 5 या 4 से नीचे ही रहता है। अगर 7 से जैसे थोड़ा सा नीचे हो, मान लो 6 साढ़े 6 हो, तो वो वीक एसिड हो गया। अगर 1 2 3 हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, है ना। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए इसका 1.5 से 3 के बीच में वेरी करता है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये अल्केलाइनिटी छोड़ता रहता है, जिससे कि क्या है कि जो इधर से एसिड आ रहा है वो अल्केलाइन होता रहता है और फिर आगे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है भाई। अब ये कहाँ पे पेट के पास होता है, पेट के ऊपर वाले भाग में, अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में, ये बस लोकेशन बताई है। और ये कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बाहर एक्सटेंसिवली ब्लड की सप्लाई होती रहती है, इसलिए ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसके फंक्शंस देखते हैं और क्या क्या है। एक तो ये बाइल जूस को तो सिक्रीट करता है, ये जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि अल्केलाइन इन नेचर होता है। साथ में और क्या क्या करता है, इट फिल्टर्स द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर पासिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड आ रहा है, आप देखिए कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड तो एक फ्लूइड है, वो तो चल ही रहा है। तो वो जो जब वो डाइजेशन के अंदर ब्लड आता है तो ये क्या करता है, उसको फिल्टर आउट कर देता है, ताकि उसके अंदर कोई भी ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट ना चला जाए जो हमारी बॉडी को नुकसान दे पाए। और फिर वो जो ब्लड है साफ होने के बाद यहाँ से आगे पूरी की पूरी बॉडी में चला जाता है। ये डाइजेस्टिव ब्लड की बात हो रही है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्लड आ रहा है, बाकी ब्लड की बात नहीं हो रही है। फिर एक और चीज ये करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है मेटाबोलाइट्स एंड एंटीडोट्स को। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके अंदर कुछ भी ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं या बायोलॉजिकल, तो वहां पे साथ में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये उनको भी डिटॉक्सिफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर आगे ये क्या करता है, इट मेक्स प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड अदर फंक्शंस। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जो कि आप ऐसे प्रोटीन बनाता है जो कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मान लीजिए कि आपको टक करके कहीं से खून आने लग गया, तो अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो फिर तो आपको वो खून आता ही रहेगा, और आपका कभी खून, मान लीजिए हाथ पे डॉक्टर ने सुई चुभोई, वो सुई चुभोई जहां पे, वहां से भी वो खून कभी बंद ही नहीं होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ऐसे प्रोटीन बना रहा है कि जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो आपका ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी। फिर इट स्टोर्स एंड रिलीजेस ग्लूकोज एज नीडेड। ये ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और जब जरूरत हो उसको रिलीज कर देता है। ये भी एक फंक्शन है इसका। इट प्रोसेसेस हीमोग्लोबिन फ्रॉम द डेड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज फॉर द आयरन कंटेंट। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो मर जाते हैं, अब उन रेड ब्लड सेल का तो कोई काम नहीं है, तो ये क्या करता है, उनके अंदर से मेन मटेरियल बाहर निकाल लेता है। रेड ब्लड सेल का मेन मटेरियल है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर आयरन होता है, तो उसको लीवर क्या कर लेता है, सक करके अपने अंदर संभाल लेता है। यानी कि ये बॉडी के अंदर आयरन की कमी नहीं होने दे रहा है। जो आरबीसीज जो मर गए हैं, देखिए डेली हमारी बॉडी में कोई ना कोई आरबीसीज, बहुत सारे लाखों आरबीसीज मरते हैं, तो ये उनको सक कर लेता है उनके आयरन को। फिर एक और काम करता है ये, 7वां पॉइंट है, कन्वर्शन ऑफ हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया टेक्स प्लेस इन दी लीवर। जो हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, तो वहां पे देखिए बहुत सारी गैसेस बनती है हमारी बॉडी में, तो जो अमोनिया गैस जब बनती है ना, तो उसको ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो यूरिया वाला कंसेप्ट है ना, आज की डेट में व्हीकल्स के अंदर भी आने शुरू हो गया है कि आपको व्हीकल के अंदर यूरिया लगाना होगा, जिससे कि पोल्यूशन कम हो, है ना, बाहर हार्मफुल गैसेस कम आए। तो यहाँ पे ये अमोनिया को क्या कर रहा है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, ये भी लीवर करता है। ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू भी इसके मेन प्रोसेसेस को, इसके फंक्शंस को समझाया है। ठीक है, इतने सारे फंक्शन है लीवर के, लीवर के बिना तो खत्म है इंसान। अब देखिए हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी के बारे में डाइजेशन की देखते हैं। अभी तक हमने सारी चीज़ें तो वैसे देख ही ली हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पे आपको एक और चीज़ फिर से एक बारी रिवाइज करवाता हूं, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। आप देखिए कि फूड सबसे पहले ईसोफेगस, माउथ से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से वो यहाँ पे आ गया, इस तरह से ब्रेकडाउन हो गया फूड का। ये है स्टमक आपका। फिर यहाँ पे देखिए केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शंस होती है बहुत सारी। फिर उसके बाद ये फूड कहाँ जा रहा है, आप देखो कि यहाँ से ये
जो चाइम बन गया, मैंने बताया था ना आपको कि जितना पेट के अंदर घोल बन गया उसको हम चाइम बोलेंगे। तो ये चाइम जो है ये आगे कहाँ पे जाएगा, डुओडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा, और जिसके अंदर बहुत सारे लीवर वगैरह और पैंक्रियाज से जूसेस भी एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स और पानी की, जितनी भी एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर आगे इसके अंदर यहाँ गट बैक्टीरिया के पास आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे इसकी फर्मेंटेशन होगी, यानी कि फर्दर जो भी इसके अंदर पानी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और फर्दर जो सॉलिड प्रोडक्ट बच गया उसको आगे एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ पे भेज देगा, रेक्टम के अंदर भेज देगा। ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है यही आपकी पोटी है, यही वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको कि बाद में ये बाहर निकाल देगा फीसिस की फॉर्म में या फिर पोटी की फॉर्म में। ठीक है, कहाँ से, एनस से बाहर निकाल देगा। और ये सारे का सारा मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और स्लाइवरी अमाइलेज जो होते हैं, जो थूक के अंदर आपके अमाइलेज बैक्टीरिया हैं, एंजाइम हैं, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को माल्टोज में। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि स्लाइवरी अमाइलेज जो हैं स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप बोलेंगे माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। या फिर पेपर में ये पूछ सकते हैं कि स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो आप बोलेंगे स्लाइवरी अमाइलेज करता है ये काम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप स्टार मार्क कर लेना। फिर यहाँ पे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक वगैरह होता है, ये सब वही बता रखा है। एक और चीज अब ध्यान देना कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन। जो आपका प्रोटीन्स हैं फूड के अंदर, वो उनका जो है डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इस पेट के अंदर होता है स्टार्ट। और यहाँ पे क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम जो है यहाँ के प्रोटीन्स जो होते हैं उनको किस में तोड़ देता है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, जिनको हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। यानी कि यहाँ पे जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनको जो पेप्सिन है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सी से याद रख लेना, किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोटीन बड़े थे, उनको छोटे भागों में बांट दिया, उनको बोल दिया पेप्टाइड्स। किसने किया, पेप्सिन ने किया। वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई है। फिर देखिए कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, अगर मैंने जितना भी चीज़ आपको समझाई है ना, अगर मेरे को एक डायग्राम में बतानी हो सारी की सारी, बिल्कुल वही चीज़ है कि ऐसे फूड आया, फिर यहाँ से आगे 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 उसकी पूरी जर्नी क्या है, तो आप इसके अंदर इस पूरे डायग्राम में देख सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता ही आ रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। फिर ये चाइम क्या होता है, मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया कि पेट के अंदर जितना भी मटेरियल घोल बन जाएगा सेमी सॉलिड का, उसको हम चाइम बोल देंगे। फिर इसके अंदर देखिए कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे विल्ली और माइक्रोविल्ली होते हैं। मैंने बोला था एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो विल्ली होते हैं या माइक्रोविल्ली होते हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये अभी देखेंगे हम, 2 मिनट रुक जाइए बस। फिर ये सब चीज़ें वही बता रखी हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड फिर आगे चला जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, फिर आगे से बाहर निकल जाएगा। ये वही सब चीज़ें हैं, बस मोटे तौर पे मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अब देखिए अदर एनिमल्स की बात करते हैं। अदर एनिमल्स में क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का हो सकता है कि वो अलग तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन अब इतने एनिमल्स का तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोटे तौर पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानने लायक है, जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो जो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का दैट डिपेंड्स ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स। अब उनकी फूड हैबिट्स कैसी, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि मुंह से लेके बाहर जहां जिस ओपनिंग से निकल रहा है एनस तक, माउथ से लेके एनस तक जो है ना, पूरे का पूरा उस ट्रैक को क्या बोलते हैं, ये एक रेसिंग ट्रैक समझ लीजिए। इस रेसिंग ट्रैक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि मतलब एनिमल्स पे नहीं करते, यानी कि जो लोग दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। जैसे हम लोग, हम ह्यूमन बीइंग क्या है, हर्बीवोर्स हैं। हम जितने भी प्लांट्स हैं उनको, उनकी सब्जी बना के खा रहे हैं, ठीक है। तो हम, हालांकि हम कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो मांसाहारी लोग हैं वो कार्निवोर्स हैं, जो शाकाहारी लोग हैं वो क्या हो गए, हर्बीवोर्स हो गए। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि वो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। मैंने एक बार पहले भी आपको शुरू में बताया था कि जो प्लांट्स के अंदर जब सेलुलोज होता है ना, उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है, वो इतना ईजिली नहीं पचता, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है। मैंने बताया था आपको, शुरू में ही बता रखा है। तो इतनी थिक सेल वॉल होती है कि यूं करोगे तो टूटती नहीं है, तो उसके अंदर तो सेलुलोज होते हैं भाई। तो वो जो सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होता है, लंबा समय चाहिए होता है, और वो उस वजह से यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इनके अंदर लंबी होती है। आप देखिए ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग में भी क्या है, बहुत लंबी एलिमेंट्री कैनाल है। आप देखो ना,
कि यूं मुंह से शुरू हुए ईसोफेगस, फिर पेट पे पहुंच के, पेट के बाद फिर गोल गोल घूम के वो इतनी लंबी तो क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। वो दिखने में लंबी है, वो लेंथ में लंबी है, लेकिन उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। लेकिन जो मोटी है ना दिखने में, उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से फिर एनस से बाहर आएगा। इतना लंबा ट्रैक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम जो हैं हर्बीवोर्स हैं, एक तरह से हमारी बॉडी जो है वो प्लांट्स खाने के लिए बनी है, ना कि मांस खाने के लिए। हालांकि मांस भी पच जाता है, ऐसा नहीं है कि मांस नहीं पचेगा। तो ये जो हर्बीवोर्स हैं आप खाएंगे तो वो इतना लंबा जो ट्रैक पे जाएगा जब, तो भोजन अगेन वो क्या होगा, पच ही जाएगा। इतने लंबे रूट पे जाने के बाद तो पचेगा ही ना, उसका पूरा कचुम्बर निकलने के बाद फिर जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपको समझ आ गया हर्बीवोर्स का। लेकिन अब अगर मैं कार्निवोर्स की बात करूं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, जैसे शेर हो गया है ना। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या होगा, जो एलिमेंट्री कैनाल होगी ना वो उतनी लंबी नहीं होगी, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी, क्योंकि ये जो मीट है, मीट को डाइजेस्ट करना फास्ट किया जा सकता है, मीट को डाइजेस्ट। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि जो जानवर को किसी को मारेगा तो जानवर के अंदर जो सेल वॉल है वो तो है ही नहीं, है ना, इतनी कुछ है ही तो नहीं। आप देखिए ना, आपके अगर अंदर अगर एक मजबूत सेल वॉल होती तो आप कितने मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती, है ना। अब वो बोलते हैं ना भीम का शरीर वज्र का हो गया, हो सकता है कि प्लांट की जो सेल है उसके अंदर आ गए हो, तो हो सकता है इस वजह से हो गया हो कि सेल वॉल मजबूत हो गई हो। या फिर कर्ण का जो कवच है तो वो हो सकता है कि वो सेल्स ऐसे हों कि उनकी सेल वॉल जो है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेल वॉल आ गई, जिसकी वजह से कि उनकी बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा हो। ऐसा मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो एनिमल्स के अंदर तो है ही नहीं, तो उसको तो खाना और पकाना और आसान हो जाएगा। इस वजह से वहाँ पे क्या है, स्मॉलर एलिमेंट्री कैनाल रहती है। अब देखते हैं हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशंस। आप देखिए, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो लगभग 30 फीट का रहता है, यानी कि 9 मीटर का रहेगा। आप देखो कि मैं 6 फीट का हूं, मैं बहुत लंबा हूं, 6 फीट का हूं। 6 फीट का एक इंसान समझ लीजिए, 6 फीट के 5 इंसानों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दीजिए तो आप समझ सकते हैं कि एक रावण जितना हो गया। जितने आप दशहरे में रावण देखते हैं ना, इतना बड़ा, तो इतना बड़ा 30 फीट का व्यक्ति, इतना बड़ा रावण, वो पूरा का पूरा आपका जो ट्रैक है ना, इतना बड़ा ट्रैक है आपकी बॉडी में। क्योंकि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो घूमती है ना, वो इतना घुमक्कड़ है कि वो हमारी बॉडी, हम बेशक से इतने लंबे नहीं है, लेकिन वो जो इतनी घुमाई है ना, उसकी वजह से अगर हम उसको पूरे को एक लाइन में यूं खोल देना तो वो उतने बड़े रावण की तरह 30 फुट के रावण के जितना बन जाएंगे, है ना। और इसी को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। और ये माउथ से शुरू होकर एनस तक जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी बता दिया, ईसोफेगस के बारे में भी बता दिया। ये मैंने बोला ना, हम आज के सेशन में इतनी बार इसको डिस्कस कर लेंगे, इतनी बार, क्योंकि एनसीईआरटी में भी क्या कि इन्हीं चीज़ों को गोल गोल घुमा के इतनी बार लिखा हुआ है कि वो चीज़ों को हम इतनी बार 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 डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में वो छप ही जाएंगी, है ना। अब यही सब चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा के आया हूँ, यही फिर से मैं बताना शुरू करूँगा तो कितनी बार बताऊँगा उसी चीज़ों को। अब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सेम ही चीज़ें। फिर देखिए यहाँ पे HCl का मैं अभी आपको बता के आया जैसे, तो उसके अंदर देखिए एनसीईआरटी में ये लिखा हो कि 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया कि इसका pH 1.5 से लेकर 3.5 होता है। यूजुअली क्या है कि आप ये समझिए, 7 है ना, ये पानी का होता है pH। जो न्यूट्रल रहेगा उसका 7 pH रहेगा, है ना, न्यूट्रल बीच में। अगर 7 से इस तरफ गए तो एसिड बनता है, अगर 7 से उस तरफ गए तो क्या बनेगा, बेस बनेगा, या फिर अल्कली बनेगा, अल्केलाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन किसको बोलते हैं, जिसका 14 pH हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन है। ऐसा पानी अगर आप पिएंगे तो आपको पथरी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पानी जो है वो 7 pH का ही अच्छा रहता है पीना। लेकिन आजकल लोग जो है अल्केलाइन वाटर पीते हैं, तो उसके अंदर देखिए 7 की बजाय वो क्या हो जाता है, 8 या 9 तक भी वो चला जाता है, तो वो भी पिया जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि आरओ जो आप यूज़ करते हैं घर में, तो उसका जो रियलिटी आरओ की क्यों बोलते हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, वो आपको आपके शरीर को नुकसान दे रहा है। उसका कारण है कि वो जो वाटर है वो एसिडिक रेंज में आता है, उसका 6.5 से 7 के बीच में pH आता है, यानी वो एसिड बन जाता है, वो पानी नहीं रहता है। इस वजह से वो पानी आपकी बॉडी को हार्म कर रहा होता है। रियलिटी ये है आरओ के पानी की। तो अब कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एक अल्केलाइन की मेम्ब्रेन लगवाते हैं, ताकि अल्केलाइन से वो जो एसिड है उसको हम न्यूट्रलाइज करके इस 7 से ऊपर चला जाए वो, तो वो क्या है, फिर 7 की जगह 8 का देने लग जाएगा पानी। तो 8 pH का पानी आप फिर आप पीते हैं, ठीक है भाई। आजकल तो कैंगन वाटर का भी कंसेप्ट आ रहा है, बहुत सारे कंसेप्ट है। अब क्या क्या समझाऊंगा, अभी आपको इतना टाइम नहीं है, मेन चीज़ें आप समझ लीजिए जो काम की हैं। और ये मैंने बताया था कि HCl जो होता है अंदर, उसको हमारे पेट को बचाता कौन है, इस HCl से म्यूकस की लेयर होती है, वो उसको बचा के रखती है। फिर ये जो एसिड है, इसके काम क्या क्या है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को और प्रोरेनिन को किसमें,
एक्टिव पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। जितने भी अंदर इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रो रेनिन है उनको एक्टिव बना देगा ये, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, ये मीडियम बन जाता है किसमें, प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर। मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, पेट से ही होती है। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि प्रोटीन की डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे शुरू होती है, तो आप बोलेंगे कि प्रोटीन की डाइजेशन सबसे पहले पेट के अंदर शुरू होती है। जो पेप्सिनोजेंस प्रोटीन्स हैं वो पेप्सिन जो होता है और HCl दोनों मिलके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, धीरे धीरे करके शॉर्ट पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं पेप्सिन और HCl, ठीक है। तो ये एक तरह से उसका सॉल्वेंट बन जाएगा या मीडियम बन जाएगा वहाँ पे। फिर तीसरा है ये किल करेगा बैक्टीरिया को, जितने भी आपके फूड के अंदर बैक्टीरिया आएंगे ताकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना आए। फिर चौथा है ये क्या करेगा, प्यूट्रीफेक्शन ऑफ फूड को प्रिवेंट करेगा। आप सोचेंगे प्यूट्रीफेक्शन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन नहीं है, ये प्यूट्रीफेक्शन है। इसका मतलब है कि आप देखिए कि आप फूड को, मान लीजिए कोई भी खाना आप खा रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए ना, एक दिन के लिए बाहर कहीं फेंक दीजिए, तो वो भोजन वहां पे पड़ा पड़ा क्या होगा, सड़ने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर अगर HCl ना हो तो वो आप पेट में तो डाल दिया आपने खाना, आपको भूख लगी थी, लेकिन पेट के अंदर HCl ही नहीं है तो वो पचेगा कैसे, वो पेट में पड़ा पड़ा ही सड़ जाएगा, यानी बाहर निकल ही नहीं पाएगा वो खाना। तो ये जो प्यूट्रीफेक्शन है ना, भोजन की सड़न है, सड़ने से उसको रोकता है, क्योंकि ये पहले ही HCl उसके ऊपर रिएक्शन करके उसको छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करना शुरू कर देते, तो सड़ने का मौका ही नहीं देता। सिंपल सी बात है दोस्त। बायो तो ऐसी चीज है कि जिसको आप अगर दिल से पढ़ेंगे ना, तो आप देखिए कि मैं कैसे टकाटक पढ़ा रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे समझता हूं बायो को कि ये हमारी बॉडी है, ये हम है, ये हमारी बॉडी है, और यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो बस ऐसे ही है। एक थिक लेयर होती है म्यूकस की, जिसे बता चुका हूँ, अगेन वही चीज़ है, और वो इसको प्रिवेंट करती है हमारे पेट को HCl से। फिर एक्सेस एसिड जो होता है वो कई बार क्या होता है, डैमेज भी कर देता है हमारी म्यूकस की लेयर को, जिससे कि फिर वो डुओडेनल के अंदर अल्सर्स भी बना देता है, डुओडेनम में। ये मैंने पहले भी आपको बताई थी बात। ऐसे ही आप देखिए कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर थोड़ी थोड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सी। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स में क्या है कि ये, इनको अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि ये कौन से ग्लैंड है, तो आप बोलेंगे इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैंने क्या बोला था कि जो आपके डायरेक्टली एंडोक्राइन क्या होता है, ब्लड के अंदर छोड़ते हैं सब्सटेंस को, लेकिन ये जो आपकी स्किन के अंदर छोड़े उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन। आप देखिए कि जो स्लाइवा है, स्लाइवा ये जो अंदर वाली आपकी स्किन है यहीं से निकल रहा है ना। आप खुद देखो, आपको कुछ नहीं करना, मुंह थोड़ी देर के लिए बंद करके आप सोचिए कि आप इमेजिन कीजिए, खुद सोचिए आपके मुंह में थूक कहाँ से आ रहा है बाहर। आप देखेंगे कि ये जो अंदर की स्किन है ना, या फिर ये वाली स्किन है, अंदर की तरफ क्या है, वहां से थूक बाहर आ रहा है यूं। यानी कि ये क्या कर रहा है, सीधा सीधा स्किन के थ्रू क्या कर रहा है, आपका जो सब्सटेंस है, स्लाइवा है, उसको छोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन हो गया। लेकिन अगर ये इसी चीज को सीधा ब्लड में छोड़ देता तो क्या ये आपके मुंह में आता, नहीं आता ना। मुंह में खून आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो फिर ये कहां से आ जाता, नहीं आता ना। तो फिर वो क्या होता है, एंडोक्राइन होता है, वो अंदर के अंदर ही हो गया सब कुछ। एक्सोक्राइन जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, पसीना है, पसीना क्या हो गया, एक तरह से वो आपके पोर्स के थ्रू बाहर है, वो क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू हो गया, एक्सोक्राइन प्रोसेस हो गई, समझ गए। यानी कि जो स्किन से बाहर आया, थूक भी आपकी स्किन से बाहर आया, पसीना आपकी स्किन से बाहर आया, ये एक्सोक्राइन हुआ। जो ब्लड के अंदर सीधा सीधा चला जाए वो एंडोक्राइन हुआ, समझ गए। सिंपल भाषा में समझाता हूं भाई, कोई हो ही नहीं सकता बच्चा जिसको समझना है। मैं कहता हूं कि कई बार लोग ये बोल के निकल जाते हैं कि भाई कब आप डालेंगे सेशंस, कब आप डालेंगे। मैं देखिए बच्चे इतना वेट कर रहे हैं हमारे सेशंस का, मैं पूरा जी जान से लगाऊं। और आप देखिए कि आज मैं जब सेशंस बना रहा हूं तो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि सेशंस में दम कितना है। वो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ना हाइपर हो जाते हैं। मान लीजिए अब मैंने चैलेंज क्या ले रखा है, मैंने 1.5 से 2 महीने का चैलेंज ले रखा है कि मैं 1.5 से 2 महीने में सारा सिलेबस खत्म करूंगा। यहाँ आप मार्केट के अंदर देखिए भाई मेरे, आप किसी का भी लाइव बैच उठा के देखो, 6-6 महीने से लोग पढ़ा रहे हैं, उनका बैच ही नहीं खत्म हो रहा, बैच ही नहीं खत्म हो रहा। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, हमने चैलेंज लिया कि 1.5 से 2 महीने में बैच खत्म करना है हमें, और वो भी ऐसे सॉलिड मटेरियल के साथ कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, आपको चीजें और कहीं जाके पढ़नी ना पड़े, ना कभी एनसीईआरटी, ना रूसेंट फूसेंट, जितनी भी किताबें हैं किसी को ना पढ़ना पड़े, सब छोड़ दो। तो ये पढ़ के ही आपका सिलेक्शन हो जाए, वो टाइप का कंटेंट हम दे रहे हैं। इतना हाई HD प्रीमियम हाई डेफिनेशन कंटेंट जो है ना, कोई भी नहीं दे रहा है। इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ा रहा है मार्केट के अंदर। सब बस वही कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर दे दनादन या ब्लैक बोर्ड के ऊपर दे दनादन लिखे जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं वो पढ़ाना। जबकि आप देखिए कि मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं रीड करे जा रहा हूँ सब कुछ, मैं आपको कितने आसान तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक यूनिक कोर्स है, आपको देखिए खुद समझना इन चीज़ों को। टीचर को टाइम तो देना पड़ेगा ना पढ़ाने के लिए। आप सोचें कि एक ही दिन के अंदर मैं पूरा सब कुछ पढ़ा दूँ, भाई इंसान हूँ मैं, आपको बताता हूँ इन सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं पिछले 48 घंटे से अभी भी सो नहीं रखा हूँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को अभी भी इतनी नींद आ रखी है, मैं अभी भी सो नहीं रखा हूँ।
जब ये पूरा पूरा सेशन बन जाएगा ना तब जाके सोऊंगा। इस तरह की मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं होती कि मैं तुरंत इसको आपको अपलोड कर दूं और आपके तक पहुंच जाए। इसमें एडिटिंग होती है, फर्दर वो उसकी रेंडरिंग की बहुत लंबी प्रोसेस होती है। फिर रेंडरिंग के सबसे लंबा तो रेंडरिंग का ही काम होता है यार, वो बहुत टाइम ले लेता है। अब जो लोग एडिट करते होंगे तो उनको समझ आएगा कि रेंडरिंग होती क्या है। कई कई बार तो पूरा पूरा दिन रेंडरिंग में चला जाता है। अच्छे लैपटॉप लेने के बाद भी लैपटॉप भी जवाब दे जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। फिर रेंडरिंग के बाद उनको अपलोड करने में इतना समय लग जाता है क्योंकि एचडी कंटेंट है। अपलोड कर दिया तो वो जो है सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, इंटरनेट वाला, तो वो प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है, फिर जाके वो आप तक पहुंचती है। आपको लगता है कि ये बहुत आसान प्रोसेस है, आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है आप तक ये पूरे का पूरा कंटेंट को पहुंचाना। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स को 3 भागों में बांटना चाहूँ तो इसके 3 मेजर पोर्शन है। एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर और तीसरा होता है सब लिंगुअल। ये 3 इसके क्लासिफिकेशन है स्लाइवरी ग्लैंड्स के। फिर अगर हेल्दी बॉडी के अंदर देखें तो आधे से लेके 1.5 लीटर तक सलाइवा आप डेली प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि पूरे दिन में आप कितना थूक प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं बोलूँगा आधा लीटर से लेके 1.5 लीटर के बीच में आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कितना तुम कर सकते हो। ठीक है भाई। सलाइवा सर्व्स दी फॉलोइंग फंक्शंस इन द ओरल कैविटी। अब ये क्या क्या फंक्शन है सलाइवा के, मैं वो भी बता देता हूँ। सबके फंक्शन देख लिए तो सलाइवा के भी देख लो, सलाइवरी ग्लैंड्स के। ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये लुब्रिकेट करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ड टिश्यूज को जो ओरल कैविटी के अंदर होते हैं। आपके मुंह को देखिए, सपोज कीजिए ना आप थोड़ी देर के लिए ना आप थूक को अंदर निकलना बंद कर दीजिए, एकदम यूं कर लीजिए, मुंह को थूक को आने मत देना, 2 मिनट तक यूं करके रखो, आ करके रखो, और थूक को अंदर निकलना नहीं है, बिल्कुल मत आने देना। तुम देखना तुम्हारा गला एकदम सूख जाएगा, चौक होना शुरू हो जाएगा तुम्हारा गला। और थोड़ी देर में अगर तुमने 5 मिनट इसको कर लिया तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या होगा मेरे गले में। तो आप समझ सकते हैं लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा ही है कि आप बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं और ग्रीस नहीं दे रखी, तो आपकी चेन कच 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 ऐसे करती रहेगी ना, तो वो आपको परेशान करेगी। तो वही वाली चीज़ है, और कभी भी टूट सकती है चेन। तो वही वाली चीज़ है कि ये लुब्रिकेट करता है आपके माउथ को, आपके गले को लुब्रिकेट करता है, आपकी नाक को लुब्रिकेट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है ये। ऐसे ही आप देखिए कि इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंटल केरीज। केरीज का मतलब होता है सड़न, यानी कि दांतों की सड़न जो होती है ना, उससे भी ये दांतों को बचाता है। अगर ये ऐसे ही आप देखिए कि इसके अंदर इंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो दांतों को बचा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका जो इसका ये सलाइवा होगा ही नहीं, दांत ऐसे ही पड़े रहेंगे तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया लगेगा ना वो उसको सड़ाना शुरू कर देगा और बहुत जल्दी आपके दांतों को खराब कर देगा। फिर जो सलाइवा है वो प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ इन दी ओरल कैविटी। आपके मुंह में सबसे बड़ा कारण तो है कि माइक्रोब्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो ना, अगर ये थूक आप कंटिन्यूसली, एक वो होता है ना कि पानी कंटिन्यूसली बह रहा है तो वो साफ रहेगा। एक जगह पे पानी खड़ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां फंगस लगनी शुरू, एल्गी लगनी शुरू। वैसे ही है कि आपके मुंह में अगर ये होगा ही नहीं, आपके मुंह में पूरे का पूरा फ्लो ही नहीं होगा इसका, तो फिर क्या होगा, फिर आपके मुंह में माइक्रोब्स शुरू हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको तो भैया मुंह क्या, ये तो फिर एक अलग ही दुनिया बन जाएगी, समुद्र बन जाएगा, है ना। तो वो तो सही नहीं है ना। तो ये इसके फायदे हैं। ऐसे ही आप देखिए कि ये क्या करता है, रिपेयरिंग में भी, सॉफ्ट टिश्यूज की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। कोई कहीं पे मुंह में वोंड हो जाता है, कोई कहीं पे कट लग जाता है मुंह के अंदर, आपके यहाँ आपका दांत ही लग गया बात करते करते या खाते खाते, तो उसको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। इसके अंदर अमाइलेज इंजाइम होता है दैट हाइड्रोलाइजेस स्टार्च इनटू माल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन, ये मैं बता के आया था थोड़ी देर पहले। और सलाइवा जो होता है वो अलाउ करता है डाइजेशन, hence saliva allows digestion to occur before the food reaches the stomach। क्योंकि ये काम, स्टार्च को गलाने का काम माल्टोस के अंदर यहीं पे शुरू हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मुंह से ही पूरी की पूरी डाइजेशन शुरू हो चुकी है, ना कि पेट से। फिर सलाइवा एक्ट्स एज ए सोलवेंट, ये एक सोलवेंट के तौर पे काम करता है। जब भी आप कुछ खाते हैं, मान लीजिए कि आप कोई मीठा पानी पी रहे हैं या फिर आप बर्फ़ी का पीस खा रहे हैं तो उसमें चीनी है, तो ये सलाइवा के अंदर जाके घुलती है और ये ही जो है आपके टेस्ट वर्ड को बताता है कि भैया ये देखो ये मीठा है। अगर ये नहीं होगा तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा भाई कि ये मीठा है। ये एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे सॉल्वेंट क्या होता है कि आप चीनी का घोल बनाते हो तो उसके अंदर चीनी क्या है, सॉल्यूट है, और जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। यानी कि चीनी अल्टीमेटली कहाँ पे घुल रही है, पानी के अंदर घुल रही है। ऐसे ही आप देखिए बर्फी का पीस कहाँ घुलेगा, सबसे पहले आपके थूक के अंदर घुलेगा, जिसको कि आपकी जीभ पे जाके आप अपनी जीभ पे लेके जाएंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे। देखो भाई मैं बड़े सिंपल देसी भाषा में बता रहा हूँ, थूक थूक कर रहा हूँ। कई लोगों को तो पता नहीं, कई इससे भी ऑफेंड हो सकते हैं, हाई लेवल के लोग होते हैं ना कई लोग, तो ज़्यादा हाई लेवल के मत बनिएगा, सिंपल भाषा में चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा।
सलाइवा का सारा बता दिया। फिर आगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है, इसके अंदर मैं मोटा मोटे तौर पे बता देता हूँ, जो हमने पढ़ा है वही सब चीज़ें ही हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच की लाइनिंग रहती है, वहाँ पे ये ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, पेट की और इंटेस्टाइन की आंत की जो लाइनिंग रहती है वहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन। तो ये जो होते हैं ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स, ये किस में हेल्प करते हैं, ये म्यूकस की सिक्रीशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, और इंजाइम्स लाइक की पेप्सिनोजन इंजाइम्स जो है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर कॉल्ड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। जो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स होंगे उनको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलेंगे, जो पेट के अंदर होंगे उनको गैस्ट्रिनल ग्लैंड्स बोल देंगे। और ऐसे ही फिर जो ग्लैंड्स of the small intestine are responsible for the secretion of intestinal juices called succus entericus। जो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस बनाएंगे, जैसे बाइल के अंदर बाइल जूसेस बन रहे हैं, लीवर बना रहा है, ऐसे इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, इंटेस्टिनल जूसेस बन रहे हैं। उनका नाम क्या है, अगर जूसेस का बोलना हो एक बायोलॉजी की टर्म में, तो स्यूकस एंटेरिकस जो है उनका नाम होगा। जूसेस तो देखिए बहुत तरह के हो गए, लेकिन उनका नाम भी तो होता है ना, तो स्यूकस एंटेरिकस उनका नाम हो गया। अब आगे देखिए, इसके अंदर इंटेस्टिनल जूसेस के अंदर देखिए कई हार्मोन्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अल्केलाइन म्यूकस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये सब मैंने बता दिया था पहले भी आपको। अल्टीमेटली ये भी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस भी आपकी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये वही सब चीज़ें हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर अलग से, जो हमने पढ़ा है उसी को बस बात को घुमा के एनसीईआरटी वालों ने लिख दिया, और कुछ नहीं है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि विली की बात मैंने बोला था, विली क्या होती है, ये देखो आप, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, ठीक है, यही स्मॉल होती है, और ये जो है ये बड़ी वाली होती है, जो चौड़ी होती है वो बड़ी वाली, जो पतली पतली होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इस स्मॉल इंटेस्टाइन को बीच में से काट के देखेगा कोई व्यक्ति, तो इसको ही यहाँ पे देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी का एक पीस निकाला ये, ठीक है। आप देखिए, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे रेशे दिख रहे हैं, ये देखो पूरे इसमें रेशे दिख रहे हैं आपको, अगर ध्यान देंगे ये दांत से दिख रहे होंगे। अगर बड़ा करके देखोगे तो ऐसे, ये देखो ये दिख रहा है, ये दांत से आपको इस तरह से ये दिख रहे हैं। ये क्या होता है, इसी को विली बोलते हैं, इसी को विलस बोल लेते हैं, इसी को माइक्रोविलस बोल लेते हैं। ये क्या अल्टीमेटली करते हैं, जो भी मटेरियल इसके कांटेक्ट में आएगा, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इनके बीच में फंसेगा आके मटेरियल, और फंसेगा तो जितनी देर तक फंसा रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद फिर आगे निकल जाएगा। अगर इसी की जगह पे ये प्लेन हो, मान लो प्लेन जगह पे आप पानी गिराया आपने, तो पानी तुरंत यूं नीचे आ जाएगा। लेकिन आप समझना, अगर यही जगह कुछ ऐसी हो, उबड़ खाबड़ हो, अब मैंने यहाँ पे एक पानी का बौछार चला दी, तो वो पानी देखिए कुछ यहाँ पे अटक जाएगा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ वो धीरे धीरे नीचे आएगा, वैसे समझ लीजिए, है ना। तो सरफेस एरिया एक तरह से वो बढ़ गया उसका, जो पहले ऐसा था अब वो ऐसे 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 करके सरफेस एरिया बढ़ गया। तो वही चीज़ है कि सरफेस एरिया बढ़ गया तो इजीली ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन्स को, ये सब चीज़ों को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। वही चीज़ यहाँ पे बताइए, इन्हीं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलस या विली बोल देते हैं। ये कहाँ पे होती हैं ये पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, गलती से भी इनको लार्ज इंटेस्टाइन में मत कर देना, नहीं तो स्मॉल और लार्ज में कोई आपको फ़र्क ही नहीं पता लगेगा, और वहाँ पे आपके नंबर कटते हुए भी देर नहीं लगेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, विली होती हैं या फिर माइक्रो विली होती हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है कि ये इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास इनटू द सेमी परमेबल विली थ्रू डिफ्यूजन। अब ये भी पूछ सकता है कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर पास कैसे करते हैं विली वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, तो वो पास करते हैं बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का हमने देखा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने फाट मारा, आपका भाई थोड़ी दूर खड़ा है, तो वहाँ तक आपके फाट की बदबू कैसे जाएगी, या फिर मैंने बोला था अगरबत्ती को जला रहा है तो इतनी दूर तक अगरबत्ती की खुशबू कैसे जाएगी, वो डिफ्यूजन से जाएगी। जहाँ हाई कंसंट्रेशन है वहाँ के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने शुरू कर देते हैं। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। चलिए, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब
लिखा हुआ है, इट ऑल्सो हेल्प इन केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो है बिल्ली, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कल को मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट्स वाला, जिसके अंदर ये बोलेगा कि ये इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, बिल्ली का फंक्शन पूछ लेगा, है ना, तो आप बोलेंगे जी हाँ। फिर दूसरा पॉइंट वो दे देगा कि केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड की बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ए ऑप्शन में ये है, बी ऑप्शन में ये है। अब वो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, वो बोलेगा ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, फिर लास्ट दे देगा नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें उत्तर क्या मार्क करना पड़ेगा, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मैंने बहुत डीप में कवर किया है ताकि बच्चे का टियर 2 तक भी कवर हो जाए। कोई कर ही नहीं रहा भाई मेरे, कोई नहीं कर रहा। मार्केट में उठा लो तुम लोग कंटेंट और कंपेयर कर लेना। जो लोग बोलते हैं ना हमें कुछ भी, एक बार कंपेयर कर लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी हमारी चीजें। अब देखो डाइजेस्टिव जूसेस की मैं बात करता हूं, इसके अंदर देखो जो इनका ना, अब मैं पीएच की भी बात करूंगा, थोड़ी थोड़ी चीजें इसके अंदर और मैं बता देता हूं। मैंने बोला कि पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं और बाइल जूस जो होते हैं, और तीसरे कौन से, इंटेस्टिनल जूस। ये तीनों जब मिलते हैं, इंटेस्टिनल जूस को सुकुस इंटेरिकस बोलते हैं, मैं थोड़ी देर पहले बता के आ रहा हूं। तीनों जूस जब कलेक्टिवली मिल जाते हैं तो उसको, तीनों जूसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। ये डाइजेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब ये क्या है, इनका कॉमन आते कहाँ पे हैं ये, मैंने बताया है डुओडेनम के अंदर आते हैं। डुओडेनम जो होता है पेट को जो है, ये देखो पेट को जो है इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा है, ये जो एरिया ये डुओडेनम का है। यहीं पे अल्टीमेटली ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना आपका क्या होता है, ये पैंक्रियाज, पैंक्रियाज और यहाँ से लीवर और ये जो बाइल डक्ट है, सब यहीं पे ही अपना जूस भेजते हैं। ये डुओडेनम के थ्रू आता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। और काइम क्या होता है, काइम मैंने पहले ही बताया कि जो पेट से मटेरियल आ रहा है वो इधर आ रहा है, वो एसिडिक है इन नेचर, उसकी पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ये देखिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होती है ना, उसकी 1 से लेकर 3.5 या 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में पीएच रहती है, वो एसिडिक रहता है, बस इतना समझना है आपको। और जो बाइल है, बाइल का देखिए क्या है, 7.8 पीएच है, यानी कि ये बेसिक इन नेचर है। सलाइवा जो होता है वो आपका 6 से 7 के बीच में, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है, ज़्यादा नहीं होता, न्यूट्रल के पास भी रहता है ये। फिर आप देखिए कि पैंक्रियाज जो है वो 8 से 8.3 पीएच का मटेरियल बनाते हैं, इसका मतलब कि ये भी क्या रहेगा, अल्केलाइन रहेगा। तो अल्टीमेटली ये आकर मिलेंगे और फिर जो पेट नीचे जितना भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे जो हैं आपके ये अल्केलाइन ही रहेंगे। इसीलिए ये जो, क्योंकि नीचे अल्केलाइनिटी की जरूरत है सब में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, इसीलिए यहाँ पे भगवान ने इस हिसाब से हमारा सिस्टम सेट किया कि यहीं पे ही बेसिक सॉल्यूशन ढूंसना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ का एसिड यहीं पे ही न्यूट्रल हो जाए और वो नीचे जाके हार्म ना कर पाए। अदरवाइज आप देखिए कि म्यूकस की लेयर तो सिर्फ पेट में है, नीचे तो भैया कहीं म्यूकस की लेयर ही नहीं है। आप समझना इस चीज को। तो अगर नीचे म्यूकस की लेयर नहीं है तो ये अगर एसिडिक फॉर्म में नीचे आ गया तो ये तो छेद कर देगा ना हर जगह पे, समझ रहे हो। इसीलिए भगवान ने क्या किया, यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सारे का सारा सिस्टम रच दिया, ताकि यहाँ पे अल्केलाइन सॉल्यूशन जाए और नीचे जो आए वो किसी भी पार्ट को डिस्टर्ब ना कर पाए और वो बेसिक फॉर्म में ही आए नीचे। ठीक है, तो ये सारे का सारा हो गया। अल्केलिनिटी का भी बता दिया मैंने, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको। अब देखिए बाइल ऑल्सो इमल्सिफाइज फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो बाइल जूस है उसका एक और काम होता है कि जो देखो बाइल का ये तो है कि अल्केलाइन बनवाने की हेल्प करेगा, लेकिन दूसरा इसका काम क्या है, ये जितने भी बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल हैं उनको छोटा करेगा। ठीक है, उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देगा। फिर क्या होता है, जो पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एमाइलेज हैं ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। जो पैंक्रियाज और इंटेस्टिनल से, इंटेस्टाइन से और पैंक्रियाज से, इन दोनों से, ये येलो वाली पैंक्रिया होगी, ये इंटेस्टाइन होगी, इनसे जितना भी एमाइलेज आता है वो एमाइलेज का सीधा सीधा काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। ये अगर कोई पूछ ले तो आप तुरंत बता सकते हैं। फिर ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, ये पैंक्रियाज के अंदर होता है ना, इनका काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स फाइनली इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये पहले बता के आ रहा हूं मैं आपको। लिपेज इज द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन द इमल्सिफाइड फैट्स एंड ब्रेक्स डाउन देम इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। लिपेज का काम क्या है कि जितने भी इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको किस में ब्रेक डाउन कर देता है, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन।
तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है मैं आपको इधर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये कहानी आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पानी का कितना बड़ा रोल है, कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो कि आपने क्या किया, आज फूड और ड्रिंक के अंदर ना 2000 ml का पानी पी लिया, ठीक है। आपने फूड के अंदर भी ले लिया है ना, जितना भी फूड है, मान लीजिए तरी वाली सब्जी खा ली तो उसमें भी तो पानी माना जाएगा, दूध पी लिया उसमें पानी माना जाएगा, है ना, लिक्विड तो है ना। और ऐसे ही आपने अलग से पानी भी पी लिया, तो मान लीजिए कि आज आपने 2000 ml पानी पी लिया। ये एग्जाम्पल के लिए है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप सीरियसली मत ले जाना, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिक्रीशन के अंदर क्या है कि आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि लगभग एक दिन के अंदर आधे लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा बनता है। तो भैया 2 लीटर आपने पानी पी लिया, 1.5 लीटर आपके मुंह में सलाइवा भी बनेगा, वो भी तो अंदर ही निकलोगे ना। तो टोटल कितना हो गया, ये 2 और 1.5 कितना हो गया, 3.5 हो गया, 3.5 हो गया। अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी कि पेट के अंदर देखिए एसिड वगैरह बन रहा है, वहां भी तो सिक्रीट हो रही है चीजें, वो जो जितने भी इंजाइम और लिक्विड फॉर्म में HCl बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1500 ml ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 3.5 और 1500 मतलब 1500 मतलब कि 1.5 हो गया ना, 3.5 और 1.5 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 लीटर। तो ये 5000 ml क्या हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन अब बन चुका है पेट के अंदर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम चाइम, ठीक है। अब यहां पे लीवर जो है, लीवर भी कुछ ना कुछ अपना सिक्रीशन करेगा, क्योंकि हर अंग जो है हमारा ना डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बना रहा है, कुछ ना कुछ एंजाइम्स बना रहा है, जैसे कि कुछ ना कुछ जूसेस बना रहा है। तो लीवर जो अपने जूस बना रहा है वो कितने बना रहा है, 1 लीटर बना रहा है, 1000 ml। और फिर ऐसी पैंक्रियाज भी मान लीजिए कि 1000 ml बना रही है, यानी कि 1 लीटर बना रहे हैं। तो ये दोनों का भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब ऐसी इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन कितना बना रही है आप समझ लीजिए, ये बना रही है 2000 ml, सपोज कर लीजिए, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी जो 2000 बना रही है, तो अब ये कितना हो गया, 1 और 1 2 और 2 और 2 4, 4 और हो गए, 5 ये था, 4 ये हो गए, तो 9000 ml क्या हो गया आपका इस टाइम पे इंटेस्टाइन के अंदर टोटल सॉल्यूशन बन चुका है। अब इसके अंदर ही पानी है, इसके अंदर ही सारे के सारे जूसेस है, इसी के अंदर अंदर सारे का सारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये इस पूरे के पूरे को रीअब्जॉर्ब करेगी। इसमें से मान लीजिए कि 7800 ml जो है ये रीअब्जॉर्ब वापस से अपने अंदर संभाल लेती है। ये क्या कर रही है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वाला है ना वो अपने अंदर ले जाएगी, और बाकी का बचा कितना, 1200 ml। तो 1200 ml कहाँ पे जाएगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको आप कोलोन भी बोलते हो, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब कोलोन क्या कर रही है, खुद भी क्या कर रही है, 200 ml सिक्रीट कर रही है, ये ज्यादा नहीं करेगी, बिल्कुल लास्ट का पार्ट है। तो ये 200 ml जूसेस और पानी खुद भी सिक्रीट करती है। तो 1200 इसके अंदर आया और 200 खुद का हुआ, तो 1400 ml ये हो गया। अब 1400 ml के अंदर क्या करेगी, फाइनली ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी घोल बना यूं यूं करके, है ना। अब इस घोल के अंदर ये जितना भी न्यूट्रिएंट्स और पानी वगैरह फर्दर इंपॉर्टेंट बॉडी के लिए बचता है, ये उसको फर्दर क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेगी। कितना कर लेगी, 1250 ml कर लेगी, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। फिर जो बचेगा वो कितना बना, 150 ml बचा। अभी देखिए इसके अंदर 150 ml, कहाँ हम कितने से शुरू हो रखे थे, पूरा 9000 था अंदर मैक्सिमम, उससे एंड में कितना बचा हमारे पास, 150 बचा, 150 ml वो। अब देखिए अगर पानी इतना कम है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्या है, सॉलिड है, और यही सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि आपकी पोटी है, तो जो कि आपके यहाँ से एनस से बाहर आ जाएगी। ये पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन होता है। मैंने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबका ही पूरे का पूरी कहानी यहाँ पे आपको गढ़ के बता दी है कि होता क्या है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। यहीं तक था ना, जी हाँ। तो ये पूरी की पूरी कहानी जितनी भी थी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, बहुत लंबा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि मैंने आपको बहुत ढंग से क्लियर किया होगा। जितने भी इसके अंदर एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, जूसेस बनते हैं, फिर वो किसको ब्रेक डाउन करते हैं, फैट्स को कौन करता है, प्रोटीन्स को कौन करता है, प्रोटीन कहाँ पे सबसे पहले ब्रेक डाउन होते हैं, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा में कौन कौन से आपके इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, पेट के अंदर कौन कौन से इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, पैंक्रियाज में कौन से होते हैं, लीवर में कौन से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कोलन किसको बोलते हैं, कोलन के कितने पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। ये सारी चीजें आप देखिए जैसे मेरे को रटी हुई है दिमाग में, अच्छे से रची हुई है मेरे दिमाग में। मेरे को कभी भी सो के उठ के भी पूछ लोगे, हाँ ये बता, तो मैं बता दूंगा, है ना। तो ऐसे करके आपको दिमाग में पूरा ऐसे एब्जॉर्ब होना चाहिए। ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखिए ना पानी की, ऐसे ही आप भी सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए। जो मैं बताता हूँ वो सब चीज़ें अगर आपने एब्जॉर्ब कर ली, तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी माई का लाल आपको
ये पूरे जीके के अंदर तो कोई हरा नहीं पाएगा, बस इतना मेरे को पता है। ठीक है भाई, आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। बहुत तगड़ा सेशन था और लंबा भी था, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही ना, पूरा जी जान लगा के मैंने बताया। अगर आपको सच में दम लग रहा है ना हमारे सेशन में, तो भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो, चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा जी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई और पढ़ा भी नहीं पाएगा, ऐसा है ना। मेरे को ये है कि जब भी मैं कोई कंटेंट आपको देता हूँ ना, पूरे जी जान से दिल से देता हूँ। मेरे से वो नहीं होता कि मैं रीडिंग करके चला जाऊँ या आधी अधूरी चीज़ बता के आपको चला जाऊँ, वो मुझसे हो नहीं पाएगा। पहली बार मैंने कुछ पेड कोर्स निकाला है, तो भाई उसमें दम तो दिखना चाहिए, कि जीवी सर का दम तो दिखे, है ना। नहीं तो फिर बात क्या है हमारे और दूसरों के बीच में, ये फ़र्क आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगर आपको सच में जेन्युइन लग रहा है तो भाई हमारी प्ले स्टोर पे जो ऐप है ना, जीवी कक्षा की ऐप, वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग चाहिए मुझे तुम्हारी। अगर तुम्हें सच में ये लग रही है ना ज़बरदस्त सेशन, तो वो 5 स्टार की रेटिंग जरूर दे के आओ। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।